गुड इवनिंग। शिवांग, क्या मतलब है पॉवर्टी का? मैम वही जो जिसने बताया मैम। अच्छा, आदिति, तुम्हें पता है कुछ इसके बारे में, पॉवर्टी लाइन से ऊपर कि गरीबी में क्या क्या? नो मैम। जय श्री राम। शुरू करो भैया चैप्टर, तुम लोगों को ऐसे ही पढ़ना है तो ऐसे ही सही। इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज था पॉवर्टी, जो कि अभी भी है, ऑल्दो हम काफी आगे निकल आए हैं पॉवर्टी को डील करते करते, बट वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे, लॉन्ग वे टू गो। ठीक है, तो पॉवर्टी हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी इसीलिए है बिकॉज एशिया में सबसे बड़ी पॉवर्टी पॉपुलेशन हमारी ही कंट्री में रहती है। पहले चाइना में थी, बट चाइना निकल गया है पॉवर्टी से बाहर काफी पहले। मैम 135 करोड़ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बट वो भी तो 140 करोड़ है ना, उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। दे रीच नियरली 0.7% इन अ स्पैन ऑफ 30-40 इयर्स। तो जिनको करना होता है वो तो कर ही लेते हैं। पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टैट्स हैं इस चैप्टर में, बट हम बेसिकली क्यों डील कर रहे हैं, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में अगर गरीब है तो वो इंडिया में ही है। ठीक है, एशिया में तो हम टॉप पर हैं। वैसे कॉन्टिनेंट वाइज अफ्रीका जीत जाएगा, लेकिन कंट्री वाइज हम ही जीतेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री भी हम ही हैं और सबसे ज्यादा गरीब भी हमारी कंट्री में ही रहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गरीब अगर किसी कंट्री में रहते हैं तो वो है हमारी अपनी स्वयं का भारतवर्ष। ठीक है, ठीक है, तो हमारे लिए ऑब्वियसली कोई बताने वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसीलिए इकोनॉमिक्स में अलग से चैप्टर दिया है पॉवर्टी, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पॉवर्टी वैसे तो मतलब ये बहुत सारे डायमेंशन है पॉवर्टी के। ऐसा नहीं है कि आपको केवल खाना नहीं मिल रहा है तो वो गरीबी है। पॉवर्टी का मतलब है कि वो सारी बेसिक एमिनिटीज जो आपके फेलो ह्यूमन बींग्स को अलाउड है और आपको नहीं मिल रही है, देन यू आर पुअर। और पॉवर्टी हमेशा ही एक रेफरेंस में डिसाइड की जाती है। ऐसा नहीं है कि गरीबी की जो डेफिनेशन इंडिया में चलती है गरीबी की वही डेफिनेशन यूएस में भी चलती है। हो सकता है कि यूएस में जो इंसान जिसके पास फॉर्च्यूनर नहीं है केवल उसी को गरीब मान रहे हैं, बाकी सबको अमीर मान रहे हैं। ठीक है, इंडिया में कॉन्सेप्ट अलग है। अगर आप मिनिमम कैलोरिक वैल्यू इतना खाना खा रहे हैं, उससे ऊपर अगर आप कमाते हैं तो आप अमीर है। कुल मिलाकर के तो हम डिटेल में भी देखेंगे किस कंट्री में क्या बोलते हैं, बट पॉवर्टी की कोई एक डेफिनेशन नहीं होती है, ये जानना जरूरी है कि पॉवर्टी का कोई डेफिनेशन तो एक है बट कोई एक क्राइटेरिया नहीं है। हर कंट्री में अलग अलग क्राइटेरिया फॉलो होता है कि वो किस पॉपुलेशन को बिलो पॉवर्टी लाइन ट्रीट करना चाहेंगे या किसको पुअर ट्रीट करना चाहेंगे। सिमिलरली पॉवर्टी किसी एक एंगल पे डिसाइड नहीं होती है। पहले पॉवर्टी डिसाइड होती थी केवल इनकम और एक्सपेंडिचर से, यानी जितना आप कमाते हैं और उसमें आप कितना खर्चा करते हैं, उससे आपकी पॉवर्टी डिसाइड होती थी कि मिनिमम इतने से कम अगर आप कमा रहे हैं तो आप पुअर हैं। आजकल पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल हो गई है। अगर आपको एजुकेशन नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, यानी आप गंदी बस्ती में रहते हैं, आपको न्यूट्रिशन नहीं है, यानी खाना मिल रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपको बेसिक सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी कोई भी मार सकता है, आपको राइट्स नहीं है, तो भी आपको पुअर ट्रीट किया जाएगा। तो पॉवर्टी पहले एक ही मतलब था, जिसका मतलब था पैसे नहीं है तो गरीब है। आजकल पॉवर्टी और डेवलपमेंट दोनों की ही मल्टी डायमेंशनल डेफिनेशन चलती है कि कोई भी इंसान में ये ढेर सारी चीजें अगर नहीं है तो वो गरीब माना जाएगा। चलो भाई लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ओवरव्यू तो देख लिया क्या है। हमें अगर हम पॉवर्टी से डील कर रहे हैं, जो कि मैंने बताया कि इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पॉवर्टी, तो हमें एंटी पॉवर्टी मेजर्स भी लेने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसके पहले हम कुछ अपनी स्टोरीज के बारे में जानते हैं। हम डेली आम जिंदगी में तुम लोग रोज ही किसी ना किसी गरीब इंसान से टकरा जाते होंगे। घर में काम करने वाले मेड, बाहर निकलते हैं सड़कों पे मिलते हैं बेगर्स, ठेलों के आगे खेलते हुए गंदे कपड़ों में बच्चे जिनके पास पैरों के लिए चप्पल नहीं है। एट टाइम्स तुम लोगों को फील भी होता होगा कि नहीं यार इनके पास कुछ नहीं है, तो तुम लोग हो सकता है कुछ खा रहे होते हो, ऑफर कर देते होगे, किसी बच्चे को कभी चॉकलेट खरीद के दे देते होगे। मैं भी करती थी जब मैं मतलब बचपन में थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन उस वक्त ज्यादा कंपैशन और एम्पैथी फील होती है। जो भी बड़ा बच्चा होता है उसको छोटे बच्चे को देख के दया आती है। तो हम बहुत सारे लोगों के आसपास देखते हैं और हमें पता चल जाता है उनको देखने से ही कि वो गरीब है। किसी को देखकर ही कैसे पहचान जाते हो तुम कि वो गरीब है?
ये मैम कैच उनकी क्लोथिंग से। करेक्ट, क्लोथिंग से, उनकी उनकी बॉडी से, अगर वो वीक है, क्रिपल्ड है, उनकी बॉडी से, उनकी कपड़ों से और उनके बात करने के तरीके से, उनसे आप तुरंत पहचान जाते हो कि कौन सा इंसान गरीब है और कौन सा अमीर है। तो पॉवर्टी इज समथिंग दैट इज एक्चुअली विजिबल। उसके लिए कोई अलग चीज की जरूरत नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट जिससे पॉवर्टी को डील किया जाएगा। तो पुअर वो लोग हैं जिनको हम आसपास रोज आसपास देखते हैं, वो मोस्टली स्लम वाले इलाकों में जहां पर गंदी बस्तियां होती हैं, सैनिटेशन की कोई फैसिलिटी नहीं होती है, वो लोग झुग्गी में, बस्तियों में, उन सारे इलाकों में रहते हैं। बहुत बारी हमारे इलाके के आसपास कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं जहां पर हमें दिखते हैं लेबर काम करते हुए, उनके बच्चे गंदगी में खेल रहे होते हैं, उनको भी हम पुअर समझते हैं। उनके जो कपड़े होते हैं वो फटे रहते हैं। बहुत सारे, हम इतने गरीब है कि इंडिया में हर चौथा इंसान गरीब है, ठीक है। नियरली 25% ऑफ अवर पॉपुलेशन इज पुअर। तो 135 करोड़ का 25% काउंट करके खुद निकाल लो, नियरली 30 to 35 करोड़ इन इंडिया आर पुअर। तो हम बहुत पुअर है क्योंकि हमारी कंट्री में हर चौथा इंसान पुअर है, ठीक है। रफली 27 करोड़ है ये एस्टिमेट हमारा, बट इन रियलिटी ये 35-40 करोड़ होगा, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ डेटा मैनिपुलेट भी करते हैं, ठीक है। तो हमारा पॉवर्टी एस्टिमेट ये 2011-12 यानी आज से 10 साल पहले लिया गया था, और 10 साल में तो बहुत ज्यादा और भी लोग गरीब हो गए होंगे, कंसीडरिंग कि पॉवर्टी बढ़ती जाती है टाइम के साथ। अगर डेवलपमेंट का रेट पॉवर्टी के रेट से ज्यादा, मतलब कम है, जिस स्पीड से आप डेवलप कर रहे हो उससे ज्यादा स्पीड से अगर आप पुअर हो रहे हो तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही पुअर आपकी कंट्री में। हमारी कंट्री में डे बाय डे पुअर बढ़ रहे हैं, तो वी आर नियरली 30 करोड़, ठीक है। एनसीईआरटी में 27 करोड़ फिगर दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हो इसको अपने एग्जाम, मतलब पॉवर्टी की डेफिनेशन। वैसे तो इसमें पहला क्वेश्चन पॉवर्टी लाइन से ही शुरू है, पीछे की तो सब कहानी है, बट थोड़ा तो जानना चाहिए कि हमारी कंट्री में कितने गरीब हैं। तो 25% पॉपुलेशन इंडिया में पूरी तरह गरीब है, जिसके पास खाने के लिए खाना नहीं है। और इस कैटेगरी पर जब पॉवर्टी डिसाइड की गई है तब 25% गरीब है। अगर थोड़ा भी बेसिक क्राइटेरिया बढ़ा दो, बस 2 वक्त की खाने को ही गरीब नहीं मानेंगे, जिनको एजुकेशन नहीं है उनको भी गरीब मानेंगे, या 1-2 क्राइटेरिया भी अगर और ऐड कर दिए जाएंगे तो 50% पॉपुलेशन इंडिया में गरीब हो जाएगी, इतनी गरीबी है। हमने एकदम बेसिक जब क्राइटेरिया लिया है कि बस 2 वक्त का खाना अगर तुम्हें मिल रहा है तो तुम गरीब नहीं हो, उस केस में भी इंडिया में 25% लोग गरीब हैं, यानी 25% लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, ठीक है। और मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जिनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है, ठीक है। ओके, सो इंडिया लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर इन वर्ल्ड है, ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हम ही है। पॉवर्टी के 2 रूप है, एक वो जो हमें शहरों में देखने को मिलता है, एक वो जो हमें गांवों में देखने को मिलता है। शहरों में देखने के लिए एक स्टोरी है कि राम सरन है, एक डेली वेज लेबरर है जो नॉर्मली काम करता है व्हीट फ्लोर मिल में, रांची में रहता है, सिटी की स्टोरी है। तो वो 1500 रुपए महीने कमाता है, ठीक है। कभी कभी उसको काम नहीं भी मिलता है, इसीलिए उसकी मनी इनकम फिक्स नहीं है, ठीक है। मनी जो 1500 रुपए वो कमाता है, उसमें 6 लोग हैं फैमिली के अंदर, जिसमें वो, उसकी वाइफ और 4 बच्चे हैं। उनके लिए वो 1500 रुपए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसके चारों बच्चों की उम्र 6 महीने से लेकर के 12 साल के बीच में है, ठीक है। इस उम्र में बच्चों को ज्यादा अच्छी न्यूट्रिशन की जरूरत भी होती है, उनकी बॉडी डेवलप हो रही होती है। उसके बाद गांव में उसके 2 बूढ़े माँ बाप हैं, उसको पैसा भेजना होता है, ठीक है। वो, उसके जो फादर है वो एक लैंडलेस लेबरर है, जो कि राम सरन पर ही डिपेंड करते हैं, यानी उनके पास कोई कमाई नहीं है। उसका जो भाई है वो हजारीबाग में रहता है, केवल वो मियर सस्टेन ही कर सकता है, ठीक है। राम सरन 1 रूम रेंट में रहता है, क्राउडेड बस्ती में है, जो कि सिटी के काफी बाहर है, ठीक है। उसके एक टेम्परेरी टाइप का घर है जिसको ईंटों से और टाइल से बनाया हुआ है, कोई पक्का घर नहीं है उसके पास। उसकी वाइफ है शांता देवी, जो कि मेड की तरह काम करती है घरों में, और उसको 800 रुपए तक मिल जाते हैं, ठीक है। इतना कमाने के बाद 1500 प्लस 800, उसके बाद में उनको मुश्किल से दाल और चावल 2 वक्त की वो अरेंज कर पाते हैं। और इसमें, जिसमें कि उसका बड़ा बेटा भी काम करता है चाय की शॉप पर, और उसको मिलता है 300 रुपए। टोटल 15, 8 और 300, इतने पैसे मिलने के बाद में भी उनका काम नहीं चलता है घर का, उनको खाने के लिए मुश्किल से खाना होता है। उनकी जो बेटी है वो छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है, पढ़ाई लिखाई तो करती नहीं है। उनके पास केवल 2 जोड़ी कपड़े हैं, ठीक है। अभी
ओल्ड और नए कपड़े वो केवल तब खरीदते हैं जब पुराने कपड़े इस स्टेट में हो जाएं कि वो पहनने लायक ही ना बचे। नाउ कंपेयर योर सिचुएशन टू देयर सिचुएशन। हमें हर एक फेस्टिवल के लिए नए कपड़े चाहिए, हर एक पार्टी, हर एक थीम के लिए अच्छे कपड़े चाहिए। एंड देयर आर सम पीपल जो कपड़े तब खरीदते हैं जब उनके पुराने पूरी तरह फट जाते हैं। शूज उनके लिए लग्जरी है, मतलब कहने का है इतनी बड़ी लग्जरी है दैट दे डोंट वेयर इट, वो नंगे पैर ही रहते हैं। जो छोटे भाई बहन है वो अंडर नॉरिश्ड है, मतलब जिस एज में उनको जितना खाना मिलना चाहिए उससे कम मिलता है नॉरिशमेंट, वो वीक है फिजिकली। उनके पास हेल्थ केयर के लिए भी कोई एक्सेस नहीं है जब वो बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, ये शहर के लेबर की स्टोरी है। अब गांव में जो लोग टॉयलिंग करते हैं या किसी और के खेतों में काम करते हैं, लैंडलेस लेबर, उनकी भी सुन लेते हैं। लखा सिंह है, ये मेरठ में उत्तर प्रदेश में एक विलेज है, वहां रहते हैं। इनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, जो कि इंडिया के एवरेज इंसान की कहानी है। बहुत कम लोग हैं इंडिया में फार्मिंग कैटेगरी में भी जो ओन करते हैं लैंड को। बहुत सारी पॉपुलेशन के पास तो लैंड है ही नहीं। ठीक है, उनको ऑड जॉब्स करनी पड़ती हैं। बिग फार्मर्स के वो खेतों में जाके काम करते हैं। उनका जो काम है वो भी इरेटिक है, मतलब सर्टेन नहीं है कब मिलेगा कब नहीं। उनकी इनकम भी सर्टेन नहीं है। एट टाइम्स उनको 50 रुपए मिलते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है पैसे नहीं मिलते तो कोई लोग जिसके खेत में काम कर रहे हैं वो वीट और दाल और वेजिटेबल जो भी वो उगाते हैं वो ही दे देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सैलरी के लिए, जाओ खा लेना। ठीक है, फैमिली 8 लोगों की है, जिसमें वो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं कर सकते हैं अफोर्ड। लखा सिंह की भी फैमिली भूखी ही रहती है। कच्चा हट में वो रहते हैं, यानी मिट्टी के घर मकान में रहते हैं, जो कि विलेज के बाहर है। वीमेन पूरा दिन फॉडर यानी पशुओं के लिए चारा निकालने में निकालती हैं और जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा करती हैं। उनके फादर को टीबी है, लखा सिंह के। 2 साल पहले निकल गए थे उनके फादर, यानी टीबी थी उनको। मदर को भी सेम टीबी है और वो अभी धीरे धीरे अपनी लाइफ उनकी जा रही है और वो वेट कर रही है कि वो कब मरे। विलेज में प्राइमरी स्कूल है लेकिन लखा कभी वहां गए नहीं। ठीक है, ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 इयर्स ओल्ड। जरूरतों के चलते 10 साल की उम्र में ही लखा ने काम करना शुरू कर दिया था। कई सालों में एक बार नए कपड़े आते हैं। सोप और ऑयल जैसी चीजें उनके लिए लग्जरी है, मतलब वो लोग साबुन तेल ये सब यूज नहीं करते। ठीक है, तो इस गरीबी की 2 स्टोरी पढ़ के हमें ये समझ में आया कि गरीबी से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे लैंडलेसनेस। आपके पास जमीन ही नहीं है तो घर ही नहीं है। जमीन का मतलब घर, आप घर बना सकते हैं अगर आपके पास जमीन है। अनएम्प्लॉयमेंट, काम भी नहीं है। साइज ऑफ फैमिलीज, फैमिली जितनी बड़ी है उतने लोग पैसा नहीं उतने लोगों का कमाया जा पा रहा है जितनी बड़ी फैमिली है। इलिटरेसी है, अनपढ़ है तो अच्छा काम नहीं मिल रहा है। पुअर हेल्थ, मालन्यूट्रिशन है, यानी कि बच्चे जो है वो उनको अच्छी हेल्थ अपॉर्चुनिटीज नहीं है और वो शरीर से बहुत कमजोर हैं। चाइल्ड लेबर, जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड एक और इशू है कि जब ज्यादा गरीबी होती है तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, वो अपने बच्चों को इनफैक्ट लेबर बना देते हैं। तो जहां पर अगर गरीबी नहीं होती और इंसान अनपढ़ होता तब भी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजता तो वो अनपढ़ रहता लेकिन उसका बच्चा जरूर पढ़ लिख जाता। लेकिन गरीबी के चक्कर में अनपढ़ का बच्चा भी अनपढ़ ही रह जाता है, क्योंकि घर में काम करने के लिए और परिवार को सपोर्ट करने के लिए जरूरत होती है। तो फिर बच्चे बचपन से ही चाय की शॉप पे और इधर उधर की छोटी मोटी दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में काम करना शुरू कर देते हैं। तो चाइल्ड लेबर पॉवर्टी से रिलेटेड बड़ा इशू है और हेल्पलेसनेस तो है ही, इसका मतलब होता है मजबूरी। ठीक है, ये दोनों केसेस में हमको ये समझ में आया कि पॉवर्टी एक अकेली चीज का नाम नहीं है, केवल पैसा ना होना पॉवर्टी नहीं है। इतनी सारी इश्यूज हैं पॉवर्टी से रिलेटेड। न्यूट्रिशन का ना होना, हेल्थ का ना होना, सैनिटेशन का ना होना, उसके अलावा चाइल्ड लेबर, उसके अलावा हेल्पलेसनेस जिसको बोलते हैं कि फीलिंग ऑफ आप जब गरीब होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी वैसा ही रहता है और मजबूरी फील करते हैं आप। तो बहुत सारे मेंटल, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल इश्यूज हैं गरीबी से रिलेटेड। पॉवर्टी का मतलब केवल हंगर और मींस ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ शेल्टर हम समझते हैं अभी तक। तो हमें ऐसा लगता है कि गरीब वो है जो भूखा है और जिसके पास रहने को छत नहीं है। जहाँ और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी केवल इतनी ही गरीबी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहां पर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, जहां पर गरीब जो बीमार लोग हैं उन्हें इलाज नहीं मिल रहा है। गरीबी का एक मतलब ये भी है कि तुम्हें पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है।
ठीक है, और तुम जो वॉशरूम्स वगैरह यूज करते हो वो सैनिटाइज्ड नहीं है, ये भी गरीबी है। ठीक है, रेगुलर जॉब का ना होना भी एक गरीबी ही है। ठीक है, इसका मतलब ये है, और इन सब के ऊपर है सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, कि मजबूरी का फील करना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा मैटर है। और लोग ऐसे सिचुएशन में रहते हैं कि वो हमेशा ही हर जगह इल ट्रीटेड होते हैं। अगर कोई गरीब इंसान आपकी गाड़ी को छू देगा तो आप उसे धुतकार के भगा देंगे, बहुत जगह देखा होगा। पॉवर्टी एक रिलेटेड एक मैटर है, और उससे रिलेटेड एक मैटर है इल ट्रीटमेंट, इन ह्यूमन ट्रीटमेंट। इंसान जान जाता है कि आप उतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तो वो आपके साथ बुरा बर्ताव करता है। किसी के कपड़ों को देख करके आप जान जाते हैं वो गरीब है, तो आप सीरियसली नहीं लेते। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। पॉवर्टी का एक मैटर नहीं, पॉवर्टी से रिलेटेड बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि गरीबी क्या क्या दिन दिखा सकती है किसी इंसान को। ठीक है, इल ट्रीटेड, दे आर ऑलमोस्ट इल ट्रीटेड एट एवरी प्लेस, फार्म्स में, फैक्ट्रीज में, गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशन में, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पर गरीब दिखे ना और गरीबों के साथ बुरा बर्ताव होता आपको ना दिखे। आप हर जगह ही देख सकते हैं कि लोग गलत बर्ताव करते हैं उनके साथ। इंडिपेंडेंट इंडिया यानी जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो हमारे सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज था गरीबी का। ठीक है, हमने सोचा कि बहुत सारे लोगों को हम गरीबी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी हमारे ऑब्वियसली फोर फादर हैं, ही वाज द पर्सन जिन्होंने हमेशा ही इंसिस्ट किया है कि इंडिया तभी एक्चुअली फ्री होगा जब गरीब से गरीब इंसान भी यहाँ पर फ्री फील करे, उसको सफरिंग से फ्रीडम मिल जाए, यानी कि जो दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं, जिस दिन वो दिक्कतें उनकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगी गरीबों के, उस दिन माना जाएगा कि इंडिया में गरीबी खत्म हो गई। पॉवर्टी, ये तो हो गया I mean the definition or the human how we see it। अब साइंटिस्ट लोग इसको कैसे देखते हैं? गरीबी को ऑब्वियसली इंडिकेटर्स के थ्रू हम जज करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। पॉवर्टी के एक से ज्यादा फेस हैं, फेसेट्स का मतलब एक से ज्यादा चेहरे हैं जिसको जज किया जाता है। वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स का यूज करना पड़ता है किसी भी कंट्री की गरीबी को देखने के लिए। ठीक है, एट टाइम्स आपको लिटरेसी का यूज करना पड़ता है, एट टाइम्स आपको कैलोरिफिक वैल्यू का यूज करना पड़ता है, एट टाइम्स आपको हॉस्पिटल के बिल्स के बारे में देखना होता है, एट टाइम्स आपको इनकम को देखना पड़ता है। आप अलग अलग चीजों को देखते हो इंसान की, और फिर उसके बेसिस पर डिसाइड करते हो कि गरीबी है कितनी। ठीक है, इनकम और कंजम्पशन से रिलेटेड तो बेसिक है, वो इंडिकेटर का यूज तो हमेशा करते ही हैं कि इंसान की इनकम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, poverty is looked through the other social indicator like literacy level, general resistance to malnutrition, access to healthcare, ये सब मैंने बता ही दिया है, lack of job opportunity। तो अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट लोग हैं वो अलग अलग इन सारी चीजों को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम के बेसिस पर निकल के आया कि ठीक है, आपकी पूरी सिटी में 50% लोगों की इनकम जो है वो अबव पावर्टी लाइन है, यानी केवल 50% गरीब है। आपने जब इनकम क्राइटेरिया लिया तो केवल 50% लोग गरीब निकले, लेकिन फिर आपने न्यूट्रिशन क्राइटेरिया लिया और देखा कि 75% बच्चे जो है वो माल नरिश्ड हैं। अब दोनों डेटा क्लैश कर गया, क्योंकि इनकम जब आपने कैलकुलेट किया तो पूरे शहर में केवल 50% लोग ही गरीब पाए गए, बाकी लोग गरीबी से ऊपर थे। लेकिन जब न्यूट्रिशन क्राइटेरिया को चेक किया गया तो देखा गया कि 75% लोग गरीबी के अंदर आ गए। तो अलग अलग क्राइटेरिया हम इसीलिए जज करते हैं ताकि हम ये देख सकें कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं और उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसीलिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हर एक क्राइटेरिया को लिया जाता है और उसके हिसाब से पॉवर्टी को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, अच्छा, पॉवर्टी का एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसको बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब ये होता है एक्सक्लूड कर देना। जैसे एक्सक्लूजन तो तुम लोग समझते ही होंगे, क्लास में एक गैंग है जिनकी आपस में बहुत बनती है 4-5 लोगों की। अब कोई भी दूसरा इंसान उसमें आके बैठता है तो बाकी 4-5 एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहते हैं कि ये क्यों बैठ गया हमारे साथ, ये तो अलाउड ही नहीं है यहाँ पर बैठना। उसको एक्सक्लूजन बोलते हैं। यानी कि एक जैसे लाइक माइंडेड लोग एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर किसी दूसरे इंसान को उसमें एंट्री पाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, यही गरीबी कर देती है। गरीब लोग हैं वो हमेशा एक ही लोकेशन पर रहते पाए जाते हैं, यानी झुग्गियां हैं तो बगल में झुग्गियां झुग्गियां झुग्गियां, चारों तरफ झुग्गियां ही दिखेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अमीरों की गली में गरीब वेलकम हो गए कि नहीं भाई आप हमारे बगल में रह लो, झुग्गी यहीं बना लो हमारे महल के सामने। इट इज नॉट अलाउड। पॉवर्टी केवल एक ऐसी चीज नहीं है जो इंसान को खुद झेलनी पड़ती है, वो सोसाइटी में उसका स्टेटस हो जाती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गरीब गरीबों के साथ रहने लग जाते हैं, अमीर अमीरों के साथ रहने लग जाते हैं और पूरी सोसाइटी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और वहां बोलते हैं कि अब सोसाइटी में इनइक्वालिटी आ गई है। ठीक है,
गरीबी तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, धीरे धीरे वो इनइक्वालिटी में कन्वर्ट होगी। गरीबी जो है वो इक्वालिटी को भी हैम्पर करती है। क्यों? क्योंकि जो गरीब होते हैं वो सोशली एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, उनको अलग इलाके में रख दिया जाता है, वो लोग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं जहाँ पर नदी नाले गंदे बह रहे होते हैं आसपास, ठीक है। और जो अच्छे घरों के लोग होते हैं वो रहते हैं अच्छे फ्लैट्स में, अच्छी सोसाइटीज में, और गरीब रह रहे होते हैं उनके जस्ट सामने, बट दोनों इलाके एकदम अलग अलग दिखाई देते हैं कि ये गरीबों का है और ये है अमीरों का, ठीक है। ये एक्सक्लूड होने के बाद में सोशल इक्वालिटी में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गरीबों के बच्चे गरीबों के साथ खेलते हैं, अमीरों के बच्चे अमीरों के साथ खेलते हैं। फिर वो एक दूसरे से बड़े होते होते पूरी तरह अलग हो जाते हैं और सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो पावर्टी के ढेर सारे कॉन्सिक्वेंस है, आई थिंक अब तक समझ ही लिए होंगे। तो पावर्टी एक तरह की कोई स्टेट नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं गरीब हूँ। पावर्टी एक प्रोसेस है। प्रोसेस और स्टेट में क्या फर्क होता है? स्टेट का मतलब ये है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, जैसे अभी मुझे कैसा फील हो रहा है ये स्टेट है मेरा, लेकिन प्रोसेस होता है सालों का, जिसमें आपको हमेशा ही उस चीज का शिकार होना पड़ता है। तो गरीबी कोई किसी का एडजेक्टिव नहीं है, इंग्लिश में जैसे पुअर तो एडजेक्टिव होता है, तो वो स्टेट नहीं है, नाउन का स्टेट नहीं बताएगा। गरीबी एक प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस का मतलब झेलना होगा। क्यों? क्योंकि गरीब रहोगे तो एजुकेशन नहीं मिलेगा, उसका लाइफ में और प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा, सोशली एक्सक्लूड रहोगे, इक्वालिटी नहीं रहेगी, लोग इज्जत नहीं देंगे, फला-फला। तो इट इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू हर एक इंडिविजुअल और हर एक ग्रुप को गुजरना पड़ता है, और वो गुजरने वाला जो मेंटल टॉर्चर होता है वो अपने आप में बहुत बुरा होता है, ठीक है? और यही रीज़न है कि गरीबी जो है वो कास्ट सिस्टम में भी इसीलिए हमें देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता था कि पुराने ज़माने में जो एक कास्ट के लोग थे, वो लोग ही सोशली एक्सक्लूडेड थे, ठीक है? लोगों को लगता है कि गरीबी का बाकी किसी चीज़ से कोई कनेक्शन नहीं, पैसा नहीं है तो तुम गरीब हो, ऐसा नहीं है। पुराने ज़माने में जो ब्राह्मण्स और जो हायर कास्ट के लोग होते थे, वो लोग सोशली एक्सक्लूड कर देते थे नीचे की कास्ट वाले लोगों को। जिनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया, वो गरीब नहीं थे, लेकिन एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन एक्सक्लूड करने के बाद धीरे-धीरे उनको वो फैसिलिटी नहीं दी जो खुद को दी। खुद पढ़े लिखे थे तो अपने ही बच्चों को पढ़ाया ब्राह्मण्स ने। जिनको एक्सक्लूड किया उनके बच्चों को नहीं पढ़ाया। उनको गरीब बना दिया ओवर द प्रोसेस, क्योंकि उनको उनके पास जब एजुकेशन नहीं थी और बाकी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो धीरे-धीरे जो लोग एक दूसरी सोसाइटी का पार्ट थे, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गरीब हो गए। ठीक है? कास्ट सिस्टम जिस तरह से हमारे यहाँ काम करता है, जो एससी और एसटी कम्युनिटीज हैं जिनको नीचे माना जाता है कि वो डिसएडवांटेज्ड है ओवर द इयर्स, वो पुअर ऐसे ही नहीं हुई हैं। देयर हैज बीन अ प्रोसेस ऑफ पावर्टाइजेशन जिसके थ्रू पुअर बनाया जाता है। सोशली एक्सक्लूड कर देते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, और अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से वो फिर से गरीब हो जाते हैं और उनके बच्चे और गरीब हो जाते हैं, और दैट्स हाउ गरीबी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो सोशल एक्सक्लूजन अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है पॉवर्टी को करने में, ठीक है। वल्नरेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी के बारे में हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं है, फालतू दिया है ये पैराग्राफ। वल्नरेबिलिटी का मतलब केवल इतना होता है कि कौन इंसान ज्यादा गरीब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है गरीब होने की, दैट इज द वल्नरेबिलिटी, ठीक है। यानी कि जो इंसान का, अब देखो 2-3 पॉइंट तो ऐसे ही पकड़ लोगे, बोलोगे मैम जिनको सोशली एक्सक्लूड कर दिया गया है उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। यानी कास्ट सिस्टम में जो लोअर कास्ट है उनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा हुई कि नहीं? इंडिपेंडेंट इंडिया में रिजर्वेशन क्यों दिया एससी और एसटी को? इसलिए दिया क्योंकि वो वल्नरेबल थे पॉवर्टी के लिए। अगर उनको रिजर्वेशन नहीं देते तो अपर कास्ट वाले उनको सोशली एक्सक्लूड कर देते। एक्सक्लूड करने से क्या होगा? वो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। एक्सक्लूड करने से वो उन्हें जॉब्स नहीं मिलेंगी, उन्हें एजुकेशन नहीं मिलेगा, तो वो एक अलग ग्रुप बन जाएंगे और गरीब हो जाएंगे। इसीलिए जबरदस्ती उनको रिजर्वेशन सीट देके बीच में बैठा दिया गया। तो वो सीट बाकी जो है ये बीच वाली ये एससी एसटी के लिए है, यहाँ वही बैठेंगे, तुम चाहो या ना चाहो वो तुम्हारे साथ रहेंगे, एक्सक्लूड नहीं कर सकते तुम उनको, समझ गए। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है वो कम्युनिटी जिनकी पॉवर्टी, जिनके गरीब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग उस चीज के लिए प्रोन है। और सबसे ज्यादा है बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा उनको इज्जत की नजरों से देखा नहीं गया है। उसके अलावा एक और कैटेगरी है फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्योंकि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी इसीलिए अब रिजर्वेशन कर दिया गया है, क्योंकि वो भी फिजिकली एबल नहीं होते हैं, तो उनकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि उनको लोग जॉब ना दें और गरीब हो जाएं। उसके अलावा विमेन,
हजारों करोड़ों साल की हमारी सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है, उसमें वीमेन को कभी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए प्रोबेबिलिटी उनके भी पुअर होने की ज्यादा रहती है। इसलिए बहुत सारी जगह है, इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत जगह सीट में वीमेन रिजर्वेशन भी होता है। सोसाइटी के वो सेक्शन जिनके पुअर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं उनको वल्नरेबल बोलते हैं, और ऐसे लोगों को ही मौका दिया जाता है कि उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो मेन स्ट्रीम के बराबर खड़े रहे। मेन स्ट्रीम मतलब जनरल कैटेगरी, जो अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, ठीक है। वल्नरेबिलिटी डिफाइन की जाती है, क्या क्या ऑप्शंस तुम्हारे पास अवेलेबल है, क्या तुम्हारे पास क्या एसेट है, क्या एजुकेशन है, क्या हेल्थ है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज तुमको मिलेंगी, ठीक है। ये सब आपको इस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि तुम्हारा कितना रिस्क है, जो तुम जिस भी सोसाइटी में तुम बिलोंग कर रहे हो, कितना रिस्क है कि तुम्हारी जॉब छिन सकती है, ठीक है। ये सब में बहुत बड़ा फैक्टर है कास्ट फैक्टर, इसलिए ये फैक्टर में ज्यादा नहीं है। अब आता है हमारा मेन कॉन्सेप्ट। देखो, मैंने गरीबी बता दिया क्या है, कि गरीबी पूरा इतना पूरा बताने का केवल एक ही पर्पस था कि कोई ये ना समझे कि गरीबी का केवल मतलब पैसा है, नहीं है वही गरीबी है, बहुत डायमेंशन है। तो पॉवर्टी की डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो बोलो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, इसमें एक से ज्यादा डायमेंशन है, ठीक है। डायमेंशन मतलब दिशा, एक तरीके, केवल पैसा ही नहीं है, और फिर जितने भी लेवल्स मैंने बताए वो, ठीक है। अब कोई पूछे कि पॉवर्टी के रीजन क्या है, कास्ट सिस्टम, सोशल एक्सक्लूजन तुमने देख ही लिया है अभी, ठीक है। उसके अलावा वल्नरेबिलिटी, ये उसके अलावा जो बाकी तो तुम्हें पता ही है कि इनकम, इक्वल अपॉर्चुनिटी का ना मिलना, ये सब है तुम्हारे फैक्टर्स। अब है मेन कॉन्सेप्ट जो कि इकोनॉमिक्स का है, इसमें वो है पॉवर्टी लाइन। क्या होती है पॉवर्टी लाइन, किसने पढ़ा है? मैम एक पर्टिकुलर वेज से कम मिलना को पॉवर्टी लाइन में डालते हैं। करेक्ट। पॉवर्टी लाइन एक तरह की क्या बोल देंगे उसको, पॉवर्टी लाइन एक तरह की मानी हुई, एक तरह मतलब अज्यूम्ड लाइन है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस इज का कॉन्सेप्ट जिसका मतलब ये होता है, ये एक मेथड है। पॉवर्टी लाइन मतलब ये है कि एक हमने क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया है, तो पॉवर्टी लाइन इज बेसिकली अ क्राइटेरिया। यानी कि अगर मैं बोलूं 1500 रुपए से ऊपर जिसको कमाता है वो गरीब नहीं है, तो 1500 वुड बी माई पॉवर्टी लाइन, समझ गए। तो जो 1500 से नीचे कमाते होंगे पैसा, वो पॉवर्टी लाइन में आ जाएंगे। पॉवर्टी लाइन इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट क्या करता है, ये डील करता है गरीबों को, नंबर ऑफ पुअर इन अ कंट्री निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। सबसे पहला मेथड है पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने में, वो यूज होता है आपकी इनकम की बेसिस पर, ठीक है। किसी एक इंसान को आप पुअर तब ट्रीट करेंगे जब उसकी इनकम और या फिर उसका कंजम्पशन एक मिनिमम लेवल के नीचे चला जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर नोएडा सिटी में मैंने ये बोला, अगर कोई इंसान की इनकम 5000 से नीचे है तो वो पुअर है, तो 5000 इज योर पॉवर्टी लाइन, यानी वो गरीबी की रेखा है। उसके ऊपर रहोगे तो ही गरीब नहीं हो, पॉवर्टी लाइन के तुरंत नीचे चले जाओगे अगर 5000 से कम तुमने इनकम कमाया। सिमिलरली इनकम अगर मुझे क्राइटेरिया नहीं देना तो मैं कंजम्पशन क्राइटेरिया भी दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वो इंसान जो 5000 का सामान मिनिमम खरीदता है महीने में, केवल वो ही अमीर है। 5000 से नीचे का जो सामान खरीदता है एक महीने में, कंजम्पशन जिसका 5000 से कम है, वो भी गरीब है। आप केवल इनकम के बेसिस पे पॉवर्टी नहीं निकाल सकते, कंजम्पशन के बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली पॉवर्टी लाइन किसी भी पर्सन की इनकम और कंजम्पशन के लेवल पर डिसाइड की जाती है, एक मिनिमम लेवल डिसाइड किया जाता है, और वो सरकारी आंकड़ों को लेकर के इकोनॉमिक्स लोग बैठ के कैलकुलेशन करते रहते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये एक मिनिमम लेवल है, इसमें बेसिक नीड पूरी हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी ने डिसाइड कर लिया कि 10,000 रुपए सफिशियंट होने चाहिए नोएडा में एक फैमिली पालने को, बच्चे को पढ़ाने को, उससे नीचे सरकारी स्कूल में तो पढ़ ही सकते हैं 10,000 में बच्चे, उससे नीचे अगर कोई कमा रहा है तो वो फिर पॉवर्टी लाइन में आएगा, ठीक है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या बेसिक नीड्स कितने में फुलफिल हो सकती है, उससे ऊपर अगर तुम नीचे चले गए हो तो तुम गरीब हो, ठीक है। ये सारी बेसिक नीड्स को डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट कंट्रीज पे पॉवर्टी लाइन रिवाइज भी होती रहती है। ये नहीं है कि आज मैंने सोचा कि पॉवर्टी लाइन 5000 है तो 15 सालों तक 5000 रहेगी, नहीं। अगर महंगाई बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, तो सरकार पॉवर्टी लाइन चेंज कर देती है। आप 5000 नहीं, अब 6000 से नीचे वाले को गरीब माना जाएगा केवल, ठीक है। इस तरह से पॉवर्टी लाइन बीच बीच में रिवाइज होती रहती है। पॉवर्टी लाइन का एक और है जो है कि एक तो हाँ, जो मैं वर्ड भूल गई थी वो थी इमेजिनरी।
पॉवर्टी लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक्चुअली में कोई ये ना सोचे कि ये कोई लाइन है जो एग्जिस्ट करती है, इमेजिनरी है, दिमाग में हमने लगाई हुई है, ठीक है। पर्सन जैसे पॉवर्टी लाइन, अब इंडिया के केस में बात करते हैं। अब सिंस हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग पॉवर्टी लाइन हो सकती है, क्या होता है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यानी यूएस को ले लो, यूरोप को ले, यूरोप की जो कंट्रीज हैं, उन सबके यहाँ पॉवर्टी लाइन इंडिया की पॉवर्टी लाइन से बड़ी है, क्योंकि वो सारे लोग ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड हैं, तो उनके यहाँ केवल खाना खाने को गरीबी नहीं माना जाता है। इंडिया में अभी भी केवल खाना ना खाने पाने को ही गरीबी माना जाता है। मतलब अगर आपको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही तो ही आप इंडिया में गरीब है। बल्कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूएस और यूके, वहां पर केवल खाना ना खाना गरीबी नहीं है। अगर आपको एजुकेशन नहीं मिल रही है, लिटरेसी रेट कम है, आपको जॉब्स के लिए फ्रीडम नहीं है, और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स, उन्होंने हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, तभी वो आपको पुअर की कैटेगरी में रखते हैं। जितनी बड़ी कंट्री होगी, जितनी अमीर कंट्री होगी, उसके इंडिकेटर्स उतने ही अच्छे होंगे। हमारे यहाँ अगर हम ये इंडिकेटर चलने निकलेंगे तो हमारी 90% पॉपुलेशन गरीब आ जाएगी। हेल्थ फैसिलिटी तो 90% को नहीं है, तो इतना नहीं है। इसलिए हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री हैं, हमने अपना बेसिक क्राइटेरिया कैलोरी का रखा है कि इतना कैलोरी से भैया कम तुमको एक दिन में मिल रहा है तो ही तुम गरीब माने जाओगे। इंडिया के केस में जो हम क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, वो क्राइटेरिया फॉलो करते हैं हम, इसको बोलते हैं कैलोरी रिक्वायरमेंट। कैलोरी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है, यानी इंडिया में गरीबी कैलोरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। ऐसा माना जाता है कि शहरों में एक इंसान को रहने के लिए 2000, वैसे तो ये डेटा गलत है, ओके, बट एनीवे 2400 कैलोरीज गांव के लिए माना जाता है, क्योंकि गांव वाले खेतों में काम करते हैं तो उनको 300 कैलोरी ज्यादा दी है, और 2100 कैलोरी शहरों में रहने के लिए। पूरे दिन में तुम लोग अगर 2-3 ग्लास कोल्ड ड्रिंक भी पी लोगे तब भी 2100 कैलोरीज हो जाएगी। तुम लोग जितना खाते हो दिन भर में, शायद वो 2100 कैलोरी से बहुत ऊपर निकल जाता है। तो हमारे यहाँ क्राइटेरिया ये है कि एक इंसान अगर एक दिन में 2100 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है बॉडी के अंदर, किसी भी फॉर्म में, उसका न्यूट्रिशन से कोई कनेक्शन नहीं है, उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं वो तो अलग मैटर है, कुछ भी खा रहा है, लेकिन अगर 2100 कैलोरीज उसको मिल रही है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। समझ गए? ये है हमारी एक्सेप्टेड कैलोरी रिक्वायरमेंट, जो कि एकदम मिनिमल है। और रूरल वाले लोगों के लिए ज्यादा दिया हुआ है 300, क्योंकि वो लोग अपने आप को ज्यादा मेहनत चीजों में इनको करते हैं, मतलब ज्यादा मेहनत वो लोग करते हैं, ठीक है। तो और क्या होता है, द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर पर कैपिटा फॉर बाइंग दिस कैलोरी इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स इज रिवाइज्ड पीरियोडिकली। फिर गवर्नमेंट ये भी रिवाइज करती रहती है कि ये जो कैलोरी रिक्वायरमेंट आपकी है, इसको इस हिसाब से इंडिया कुछ ज्यादा ही गरीब है, करेक्ट। अभी इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो हमारी पॉवर्टी लाइन है, जिसमें हम कैलोरी के बेस पर डिसाइड करते हैं, क्या ये सही है? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, ठीक है। हम कैलोरी ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं घुसते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल ये समझो कि इंडिया का पॉवर्टी लाइन का फंडा कैलोरी रिक्वायरमेंट से रिलेट होता है। हम बड़े बड़े फैंसी इंडिकेटर्स को इंक्लूड नहीं किया अभी तक हमने अपनी गरीबी रेखा में, केवल हम कैलोरी खाने पर ही फोकस्ड हैं, और उसमें भी 2100 और 2400 का है, ठीक है। ये कैलोरी कैलकुलेशन जो है, जब हमने ये कैलोरी कैलकुलेशन किया 2011-12 में, तो हमने ये डिसाइड किया, अब भाई तुमने कैलोरी, अब सीधे तुम ये तो नहीं बता सकते ऐसे में कि तुमने अगर 2100 कैलोरीज खा रहे हो तो तुम गरीब नहीं हो। गरीब कहेगा हमको कैलोरी काउंट करना नहीं आता है, कैसे काउंट करेंगे? तो जो भी तुमको, मान लो तुमने ये डिसाइड करा है कि 2100 कैलोरीज खा रहे हो तो गरीब नहीं हो, 2100 कैलोरीज को रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कौन कौन से खाने को खाओगे तो 2100 कैलोरीज मिलेगा तुमको। इस तरह से गवर्नमेंट ने अपना कैलकुलेशन करके ये निकाला, गांव में जो भी इंसान 816 रुपए महीने कमा रहा है, वो इंसान 2400 कैलोरी एक महीने में खा सकता है आराम से। गांव में 816 रुपीज पर मंथ अगर आपकी सैलरी है तो आप गरीब नहीं है, और शहरों में अगर आपकी सैलरी 1000 रुपए है तो आप गरीब नहीं है। समझ गए? और जब ये हमने पॉवर्टी लाइन रखी है कि 1000 से नीचे वाले को ही गरीब मान रहे हैं, अब भी हमारी कंट्री में अराउंड 27% गरीब है। तो अगर ये 10,000 होती तो क्या होता, सोच के देखो। इसी से आइडिया लग जाएगा कि इंडिया कितना गरीब है। पॉवर्टी लाइन 2011-12 में जब रिवाइज हुई तो 816 रुपए पर महीना जो कमा रहा था शहरों में, सॉरी गाँव में, वो गरीब नहीं माना गया। 1000 रुपए जो शहरों में कमा रहा था वो भी गरीब नहीं माना गया। इतना लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट होने के बाद में भी, खुद ही लिख दिया इन्होंने अगली लाइन में कि इतना लेस कैलोरी रिक्वायरमेंट होने के बाद में भी इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है।
आगे की ये जो नेक्स्ट स्टेंजा है जिसमें किसको 5,000 चाहिए, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। इन जनरल वो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि 816 रुपए महीने अगर तुम कमा रहे हो, 5 लोगों की तुम्हारी फैमिली है, तो तुम 5 लोगों की फैमिली, पांचों लोग मिलकर के महीने में 4,000 रुपए भी अगर कमा ले रहे हैं गाँव में, तब भी वो गरीब नहीं माने जाएंगे। और शहरों में वही लोग अगर 5,000 रुपए 5 लोग मिलके कमा ले रहे हैं, तब भी वो गरीब नहीं माने जाएंगे। बहुत ही गलत है वैसे तो ये। पॉवर्टी लाइन को हमने डिसाइड किया था कि हम पीरियोडिकली रिवाइज करेंगे, तो आई होप, पता नहीं गवर्नमेंट कब करेगी रिवाइज, आई थिंक 2021 में वो रिवाइज करेंगे, तो ये 816 रुपए से शायद 1500 रुपए कर दे, कुछ तो करेंगे ही। ठीक है, ये सर्वे जो हम लोग ये बोलोगे कि मैम ये सब हम डिसाइड करते, तो करते कैसे हैं, हम डेटा कैसे लेते हैं, कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खा रहा है, ये डेटा एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सर्वे करती है, सैंपल कलेक्ट करती है, उसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उसका यही काम है, पूरी कंट्री में घूम घूम के डेटा कलेक्ट करना, उनका सैंपल्स कलेक्ट करना। ठीक है, 10,000 पर 95% इंडिया में गरीब हो जाएंगे, करेक्ट बोल रहे हो ओजस। रिज्वाइन करो, फिर आगे बात करते हैं, एक दो टॉपिक और है, फिर आई थिंक ऑलमोस्ट डन ही है ये चैप्टर।